So previously we started off with Newton's first law. आज हमने स्टार्ट करना है न्यूटन का सेकंड लॉ। क्या होता है न्यूटन का सेकंड लॉ? क्या कहते हैं a force okay वही ना a force is needed to produce acceleration in a body which whose magnitude is directly proportional to its direction and हाँ, ठीक है, सही पहुंचे। F इज इक्वल टू एम में कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट एक्सेलरेशन। कि कोई ऑब्जेक्ट को पहले फर्स्ट लॉ कहता था एक ऑब्जेक्ट रेस्ट भी रहेगा या चलता रहेगा जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्ट नहीं कर दी थी। अब हमने फोर्स एक्ट करवानी है। फोर्स एक्ट करवाने से उसकी डायरेक्शन भी बदल सकती है और बहुत जरूरी चीज उसकी स्पीड बदल सकती है उस फोर्स लगाने से। और जब मैं कहता हूँ कि स्पीड बदल रही है उसका मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन होने वाली है, क्योंकि स्पीड बदलने वाली है उस फोर्स को लगाने से। अब तो एक्सेलरेशन इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग स्पीड। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ हमें क्या पता है कि व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड क्या क्या होता है? वही वाला ग्राफ, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होंगे या ऑब्जेक्ट्स मोशन में होंगे, लेकिन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन तो जीरो थी फर्स्ट लॉ के मुताबिक। चाहे ऑब्जेक्ट रेस्ट हम्म, या बेशक मोशन में हो लेकिन वो चल सेम स्पीड से रहा हो। हमने ये देखा था कि फर्स्ट लॉ कहता है कि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन तो जीरो थी। नाउ अ फोर्स इज गोइंग टू बी एक्टेड, और अब आपके पास जो फोर्सेस है वो अनबैलेंस्ड होंगी। अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब है देयर विल बी एक्सेलरेशन। मतलब कि इट डिपेंड्स अपॉन द नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पे यहाँ 30 लग रही है और लेफ्ट साइड पे 70 लग रही है, तो नेट फोर्स क्या है कि लेफ्ट साइड पे 40 लग रही है, so it's going to be an acceleration. There's a change in both the forces. There's a difference in the forces, and obviously, higher the magnitude of the force, उसी तरफ आपके पास ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और स्पीड चेंज होगी। The acceleration depends inversely upon the object's mass. तो तीन रिलेशन निकलते हैं। पहला रिलेशन है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा फोर्स, जितना कम मास कम फोर्स लगानी पड़ेगी। दूसरा रिलेशन निकलता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। तीसरा रिलेशन निकलता है एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका क्या मतलब है? acceleration is inversely proportional to mass हम्म, मतलब mass ज्यादा होगा तो acceleration कम होगी। एग्जैक्टली। मास ज्यादा, वेट ज्यादा, ऑब्जेक्ट भारी होगा, आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और एक्सेलरेशन लेकिन कम होगी, क्योंकि भारी चीज ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम। और जितना कम मास उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन, जितना ज्यादा मास उतनी कम एक्सेलरेशन। तो ये तीन रिलेशन आपको पता लगते हैं। तो व्हाट डज एफ इज इक्वल टू एम ए मीन्स कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। इमेजिन करें अ बॉल ऑफ अ सर्टेन मास मूविंग एट अ सर्टेन एक्सेलरेशन। दिस बॉल हैज अ सर्टेन फोर्स, क्योंकि वो एक सर्टेन मास के साथ एक सर्टेन एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, मीनिंग उसके ऊपर एक सर्टेन फोर्स इस वक्त है। यही हमें बताता है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, टेल्स अस द एग्जैक्ट सेम थिंग अबाउट फिजिकल टू एम ए। नाउ इमेजिन अगर मैं बॉल को ट्वाइस एज बिग बना दूं, इफ आई डबल द मास, तो क्या क्या हो जाएगा मेरी फोर्स को फिर? if you double the mass हम्म, then the force भी double required होगी। ठीक है। और एक्सेलरेशन? acceleration would be एक second force double acceleration would be half। एग्जैक्टली, वो ए बाई टू हो जाएगी। सो बट कीपिंग yes द एक्सेलरेशन कांस्टेंट सेज तो आपके पास ट्वाइस द फोर्स चाहिए होगी टू होल्ड द होल्ड बॉल। नाउ इमेजिन द ओरिजिनल बॉल मूविंग एट ट्वाइस द ओरिजिनल एक्सेलरेशन। मतलब कि ट्वाइस द एक्सेलरेशन का मतलब होगा कि अगेन आपके पास फोर्स उसके ऊपर 2F लगी हुई है, लेकिन जिसका मास होगा वो मे भी वो हल्का half हो, होगा। कम हो। तो ये इन रिलेशन से और न्यूटन सेकंड लॉ से पता लगता है, एंड दैट इज हाउ वी नो दैट फोर्स इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो सिंपल सी yes बात है, इफ यू अप्लाई मोर फोर्स टू एन ऑब्जेक्ट इट एक्सेलरेट्स एट अ हायर रेट। यहां मैं फोर्स लगाऊंगा, एक्सेलरेशन हो रही है। मैं मोर फोर्स लगाऊंगा, मोर एक्सेलरेशन होगी, क्योंकि उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, उसकी स्पीड फास्टर इंक्रीज होगी। उस स्पीड में जो चेंज आएगा, एक स्पीड इंक्रीज होने का मतलब है 10,
20, 30, 40। स्पीड इंक्रीज, फास्टर का क्या मतलब है? 10, 20, 40, 80। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रही है। इधर ऊपर में तो एक्सेलरेशन नहीं हो रही थी, कांस्टेंट थी स्पीड। ठीक है, वहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुई थी, यहाँ पे देयर इज अ फास्टर इंक्रीज इन द स्पीड एज वेल। बट अगर मैं कहूँ, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विद अ ग्रेटर मास, तो क्या हो जाएगा? अगर ये फोर्स लग रही है एट एम, उसमें होगी एक्सेलरेशन। अगर यही फोर्स 2m पे लग रही है, तो एक्सेलरेशन लेस हो जाएगी, बिकॉज स्पीड इंक्रीज आपका स्लोअर हो जाएगा। So if the same force is applied to an object with a greater mass, the object accelerates at a slower rate because mass adds inertia. Inertia क्या होता है? इनर्शिया वो क्या कहते हैं, वो रेजिस्टिव, जो रेजिस्टेंस हर इन बॉडी में एक रेजिस्टेंस inertia इन होता है। एनी एनी मोशन, Exactly. और क्या कहते हैं, ठीक है, और मोशन और गुड। आप में भी एक inertia है कि मैं आपको अगर आके हल्की सी उंगली मारूं, ये नहीं कि आप वो उड़ते हुए जाके गिरेंगे कहीं। नहीं, योर बॉडी हैज एन inertia। मैं वो कोशिश करेगी कि मैं ना हिलूं। मैं एक उंगली लगाने से आपको गिरा नहीं सकता हूँ, मुझे पूरी फोर्स देनी पड़ेगी टू ओवरकम योर बॉडीज इनर्शिया। तो जब मास बढ़ता है, व्हेन अ बॉडीज मास इंक्रीजेस, आपकी बॉडी का जो इनर्शिया है दैट आल्सो इंक्रीजेस। तो न्यूटन सेकंड लॉ सेज A is equal to F over m। ठीक है, इट इज बेसिकली द ग्रेडियंट ऑफ F over m। कि अगर आपके पास एक ग्राफ भी होगा, अगर फोर्स का और मास का, तो उसका जो स्लोप होगा या ग्रेडियंट, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू टेल यू द एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ, ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी? व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ मास, देयर वुड बी एक्सेलरेशन बिकॉज द स्पीड इंक्रीजेस। इफ आई अप्लाई more force on the same mass, there would be more acceleration. But if I apply the same constant force on more mass, there would be less acceleration. ये हमने तीन चीजें पढ़ी। क्योंकि mass जो है, mass itself is a scalar quantity. It is having inertia and it will resist changes in the motion. When you are standing on a bus and the bus starts very quickly, your body seems to be pushed backward. ये भी inertia है। आपकी बॉडी गिरने से बचती है, एक झटका तो लगता है, वो क्या करती है? बस आगे जाती है लेकिन बॉडी पीछे की तरफ होती है। क्यों? दैट्स योर inertia resisting to a change in motion। आपको आगे जाने से रोक रही है, बॉडी पीछे जाके आगे जाने से रोक रही है। और वो जा कहाँ रही है? पीछे, क्योंकि बस सीधा गई है, एकदम स्टार्ट हुई है। आप बजाएगी कि आप आगे गिरे, व्हाट योर बॉडी डज कि वो रेजिस्ट करती है, आपको पीछे की तरफ खींचती है, ऑपोजिट टू द मोशन। तो रेजिस्टेंस ही हुई ना। रेजिस्टेंस का मतलब ही यही है, एनीथिंग विच इज ऑपोजिट टू द मोशन विट ऑलवेज सीम्स टू पुश यू बैकवर्ड। और अगर बस रुकती है एकदम से, तो आपकी बॉडी फॉरवर्ड जाती है ताकि आप पीछे की तरफ ना गिरे। तो वट एवर इट्स गोइंग टू डू, इट ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन। हमेशा उसने उलट लगना है मोशन के। Notice that when the bus turns left, you will seem to be pushed to the right. And when the bus turns right, you will seem to be pushed to the left. Also consider a full shopping cart, and if you try to push it from a stationary position, it will take some effort to get it moving as well. The same is true if you try to stop it when it is moving at a high speed, or even try to turn it left or right. आप मुझे खुद बताएं, जब गाड़ी लेफ्ट टर्न होती है आप कहाँ मूव करते हैं? राइट। और जब गाड़ी राइट जाती है आप लेफ्ट मूव करते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज योर इनर्शिया प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस गोइंग अगेंस्ट द मोशन। हमेशा उलट जाएगी टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। तो मास विल रेजिस्ट चेंजेस इन मोशन। मोशन सामने हो गई, पीछे की तरफ लगेगा। मोशन राइट पे हो गई, लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो इन बोथ द केसेस, an object with mass is always opposing a change in motion. In the first case, it is your body that tries to stay moving as it was before the change. Your bus also tries to stay in a straight line. But when the bus turns, you see कि वो हल्की सी साइड पे होना शुरू होती है। असल में हो क्या रहा है? What is really happening is that your body is still moving straight and the bus turns in the opposite direction. शॉपिंग कार्ट भी सेम बिहेवियर एग्जिबिट करता है।
जब वो स्टेशनरी होता है, वो चाहता है कि मैं स्टेशनरी रहूं, लेकिन जब आप उसको मूव करने से रोकते हैं तो वो तब भी थोड़ा सा आगे को जाती है, आपको खींचना पड़ता है उस ट्रॉली को रोकने के लिए, बिकॉज इट ऑलवेज टेंड्स टू कीप कंटिन्यूइंग इट्स इन मोशन, बट यू हैव टू प्रोवाइड अ रेजिस्टेंस। आपको थोड़ा सा खुद उसको एक जोर से खींचना पड़ता है, सिर्फ रोकना नहीं, खींचना पड़ता है उसको, आपको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। किसी भी चीज को रोकने के लिए आप बस उसको पकड़ नहीं सकते, पकड़ के उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा के, अगर वो चीज आपकी तरफ आ रही है तो उसको पुश करो, वो चीज आगे जा रही है तो उसको पुल करो, लेकिन दिस इज दैट यू हैव टू अप्लाई एन ऑपोजिट फोर्स, एन ऑपोजिट फोर्स, व्हाई? टू एक्चुअली ओवरकम द bodies or the objects inertia, because your body and the cart both have a mass. So mass will resist changes in motion. From this we can define a property of mass. mass की definition क्या होती थी जो आपने पढ़ी हुई है मैट्रिक में? मैस हम्म मैस की डेफिनेशन, amount of matter in an object. एक सेकेंड। हम देखते थे कि it was the amount of matter in an object and it will resist changes in a motion. This says that नहीं, हमारी any यही object, थी, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। हाँ जी, so this says that और any मैटर object, इज एन, और मैटर की वो थी दैट ऑक्युपाइज, दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। exactly वो भी आगे आएगा आपके फिफ्थ चैप्टर के अंदर। तो यही मैस, द अमाउंट ऑफ मैटर डिपेंड्स, कि आपके अंदर कितना मैटर है, दैट विल ऑलवेज रेजिस्ट द चेंज इन मोशन। ऑब्जेक्ट्स विद अ ग्रेटर मास will resist greater, वो ज्यादा एक resistive force लगाएंगे, they are going to resist more than the objects with a lesser mass। ये तो सिंपल सी बात है। और mass का यूनिट क्या होता है? केजी। वेट का यूनिट क्या होता है? वेट का यूनिट, एक सेकेंड, मुझे आता है, वेट का यूनिट केजी होता है सर। वेट क्या चीज होती है? वेट इज अ फोर्स, वेट का न्यूटन ओ, होता है, याद वेट है? का न्यूटन्स, ओ मुझे पता था, वेट वो का पहले न्यूटन। चैप्टर हमने पढ़ा ना वेक्टर स्केलर्स में, वेट इज अ वेक्टर, उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, पढ़ाया था। और मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है? तो इसका यूनिट होता है न्यूटन। यूनिट ऑफ अ फोर्स जो होता है वो भी तो न्यूटन होता है। जी और सर। वेट क्या है? वेट इज ऑल्सो फोर्स। जो आप अपना मेजर करते यस। हैं वेट, बैलेंस पे खड़े होके, लोग गलत कहते हैं, दैट इज नॉट योर वेट, वो आपका मैस है। वो आपका मैस होता है, 50 kg, 60 kg, 40 kg, ये मैस है आपके। मैस को जो आप ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 9.8 है, फिर आपके पास वेट आता है, विद द हम्म। फॉर्मूला ऑफ W इज इक्वल टू mg। तो यूनिट ऑफ अ फोर्स क्या है? अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ फोर्स needed to cause a mass of 1 kilogram to accelerate at 1 meter per second। कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स चाहिए 1 kg ऑफ मास की एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ाने के लिए, उस यूनिट को हम कहते हैं न्यूटन। कि अगर मैं एक 1 kg मास के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा, उसके एक्सेलरेशन में चेंज 1 मीटर पर सेकंड का आएगा। तो है यू नाउ नो ऑल द यूनिट्स, क्या क्या एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डिराइव करना आता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ जी आता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का होता है डिस्प्लेस, सॉरी, वेलोसिटी ओवर टाइम। हाँ ठीक है, वेलोसिटी ओवर टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ओ सॉरी, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। नहीं, पहले से ही बताया था। अच्छा, मीटर पर सेकंड, सॉरी। डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का क्या यूनिट होता है? सेकंड्स। ठीक है, ये सेकंड जब ऊपर आ जाएगा, अभी ये +1 है, तो माइनस 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 टू हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का इस तरह ड्राइव करना आता है। जो मैंने टेस्ट भेजा, शायद उसके अंदर एक्सेलरेशन की डेरिवेशन है, मेरे ख्याल से, पता नहीं है क्या, या बाकी किसी और की होगी। ये आता है फोर्स वैसे। न्यूटन्स में है, मास केजी में। तो कॉन्स्टेंटली रिवीजन करते रहा करें, बुक से चीजें होती हैं, कोई बात नहीं, होता है, लेकिन वो झिझकने या कंफ्यूज होने वाला एएस में काम बिल्कुल नहीं करना, साथ साथ बुक से पढ़ते रहें। अब बुक से पढ़ेंगे खुद से, जरूरत नहीं है स्कूल वगैरह की या किसी की भी, बुक से खुद पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा दी वो चीजें। बुक से खुद पढ़ेंगे, सब खुद ही याद होता जाएगा। हाइलाइटर यूज करें, अंडरलाइन करें, नोट्स अपने बेशक खुद से बना ले, लेकिन मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगा बेशक। तो इफ यू स्टडी more about force is equal to ma, if you double the mass
you double the force. If you double the acceleration, you double the force. What if you double the mass and the acceleration? दोनों, mass भी double, acceleration भी double, तो force 4 times increase हो जाएगी। ये आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। आंसर होगा 1F 2F 3F 4F, इस तरह करके। या फिर एक क्वेश्चन आएगा कि अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू F/m होता है, ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं इफ आई डबल द फोर्स और एंड इफ आई डबल द मास, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 2A या 4A? बताऊं? हाँ, सेशन फोर्स फोर्स डबल कर लेंगे हम। मास भी डबल। एंड मैथ। हम्म। तो एक्स, एक सेकेंड, फोर्स डबल हो गई, ठीक है, डबल फोर्स लगेगी, डबल मैथ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी? सेम बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये हाँ भी जी, डबल और ये भी डबल, कैंसिल कांस्टेंट हो रहे। जाएंगे। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इफ आई एम डबलिंग द फोर्स एंड मास को मैं हाफ कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन वुड बी फोर टाइम्स, फोर गुड यार, टाइम्स, फोर गुड, टाइम्स। एग्जैक्टली। ठीक हो गया, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन होती है ये ऊपर आ जाती है, आपको पता ही है। Alright. So basically इसका ये मतलब है that force of an object comes from its mass and its acceleration. This is what the Newton's second law is actually trying to tell us. Weight क्या होता है? Weight की define कैसे करते हैं? Weight is the force which with which Earth attracts in body towards its center point. ठीक है, weight is a force due to gravity. Gravity की वजह से हमारे अंदर एक force है जिसका नाम है weight. Weight as the effect of gravitational field on a mass. In everyday usage, the term weight is commonly used to mean mass, which is scientifically is an entirely different concept. Mass और weight में hopefully आपको फर्क समझ आ गया। On the surface of the earth, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर आपके मास पे क्या फर्क पड़ेगा और वेट पे क्या फर्क पड़ेगा? अर्थ में और मून में हम्म। क्या कहते हैं, मैथ्स तो सर क्या कहते हैं मेरा सेम रहेगा, बट मून पे जाकर क्या कहते हैं मेरा वेट कम होगा, एग्जैक्टली, ड्यू टू लेस ग्रेविटी। एग्जैक्टली। मैस तो अमाउंट ऑफ मैटर है, आपके अमाउंट ऑफ मैटर आपका बॉडी का कोई हिस्सा तो नहीं निकाल के लेके जा रहा रास्ते में, आपकी बॉडी का मैस तो उतना ही है। लेकिन वहां की ग्रेविटेशनल फील्ड आपको याद होनी चाहिए, इट इज 1.7 और अर्थ की है 9.8। ठीक है, मून की याद रखें, लेकिन ये वैसे पहले पेज पे डाटा बुकलेट में दी होती है, 5 पेपर के पहले पेज पे। तो ये वहां पे आपका वेट फिर एटलीस्ट 9 टाइम्स कम हो जाता है। तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी है, जब वो कांस्टेंट होगी तो आपका वेट का रेशियो भी कांस्टेंट होगा। द वेट इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी। दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द वेट फोर्स ऑफ अ मोशनलेस ऑब्जेक्ट ऑन द surface of the earth to its mass is almost independent of its location. जहां भी अर्थ के कोने पे, उसका मास और वेट का रेशियो तो सेम होगा। ऐसा नहीं ग्रेविटी फर्क हो रही है उस जगह पे। सो दैट एन ऑब्जेक्ट्स वेट फोर्स कैन स्टैंड एज प्रॉक्सी फॉर इट्स मास एंड वाइस वर्सा। तो डिफाइन कैसे करेंगे वेट को? द वर्ड वेट डिनोट्स अ क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर एज अ फोर्स, क्योंकि इसका यूनिट भी आपके पास क्या है? न्यूटन है, जो फोर्स का होता है। द वेट ऑफ द बॉडी is the product of its mass and acceleration due to gravity. This is the definition जो आपने एएस फिजिक्स में यूज करनी है, और बहुत दफा आता है। ज्यादातर क्वेश्चन नंबर 2 या 3 का जो पार्ट ए होता है वो वेट की डेफिनेशन होती है, 1 मार्क की, 2 मार्क्स की भी होती है, अगर फॉर्मूला भी साथ बताना हो तो ये कॉमन एक डेफिनेशन आती है पेपर्स। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में आपने एक और डेफिनेशन होपफुली आई गेस मैट्रिक में पढ़ चुके हैं, ये चीज एएस में पहली दफा आती है कि फोर्स को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी। मोमेंटम क्या होता है? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने तो। मोमेंटम, हम्म, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एग्जैक्टली, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ जी, मास एंड पी इज वेलोसिटी। इक्वल टू एम वी। ठीक है। तो फोर्स के लिए एक और डेफिनेशन निकली कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? एम वी माइनस एम यू, ये होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको मैं कहता हूँ डेल्टा पी। फोर्स होती है
डेल्टा पी ओवर टी की रेट ऑफ इस चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दो। रेट ऑफ कोई भी चीज होगी, रेट ऑफ ये, रेट ऑफ वो, रेट ऑफ वो वेलोसिटी, जहां तक डेल्टा ये के साथ डिवाइड बाय होता है। टाइम हो रही है हमेशा। चेंज ऑफ का मतलब है डेल्टा आएगा, और रेट ऑफ का मतलब है कि वो कोई भी चीज जो है वो डिवाइड बाय टाइम हो रही है। जैसे एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी, और रेट ऑफ मतलब कि डिवाइड बाय टाइम हो रही है। फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का यूनिट होता है S-1, फ्रीक्वेंसी जैसे होती है 1/t। तो किसी भी चीज का रेट ऑफ है, तो फोर्स को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से भी डिनोट करते हैं, मतलब कि इसकी न्यू फॉर्मूला हो जाएगा mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको आपने डिराइव करने के लिए भी आता है। आपने इसको डिराइव करना है, फोर्स इज इक्वल टू ma से। बताएं कैसे डिराइव हो सकता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इधर से। सोचा सोचा। क्या? हमने F इज इक्वल टू ma से फॉर्मूला बनाना है, F हम्म। इज इक्वल टू mv माइनस mu ओवर t। बहुत सिंपल है। एम वी माइनस एम यू ओवर टी, राइट? हाँ, ये बनाना है आपने इधर से। सोचें, बहुत आसान है। हाँ, मैं एक सेकंड बताता हूँ आपको। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्सेलरेशन का सर लिख दें, क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन का लिख दें क्या हाँ जी, लिखो, हाँ जी, ऐसे ही। एक्सेलरेशन वो की जगह लिख क्या दें, लिखो। वी ओवर टी। v माइनस u ओवर t होता है, फाइनल माइनस वो इनिशियल। वही। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाएंगे। बस एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। गुड जॉब। एम वी माइनस एम यू ओवर टी। गुड, ये भी आप पर डेरिवेशन आती है। v बाई टी तब होता है फॉर्मूला जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो। वैसे सही। एक्सेलरेशन का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम ही रहता है फॉर्मूला। ठीक हाँ है, जी, वो मैं भूल गया। ओके जी। आगे क्या है, तो फोर्स, एक्सेलरेशन और मोमेंटम एंड वेलोसिटी, ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। क्या डेफिनेशन है वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज की? हम्म, that have magnitude and direction. एग्जैक्टली, दैट हैव अ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर्स व्हिच हैव अ मैग्नीट्यूड एंड ओनली अ यूनिट। सो यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अब हम कुछ चीजें डिस्क्राइब करेंगे कि द फोर्स दैट अपीयर्स इन द सेकंड लॉ इज बेसिकली द नेट फोर्स। ये जो F इज इक्वल टू ma के अंदर F है, ये नेट फोर्स होती है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो बड़ी फोर्सेस होती हैं। तो फॉर्मूले में कौन सी फोर्स लिखेंगे, उसके लिए आपको एफ नेट अलग से निकालनी पड़ेगी। वो आप निकाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर अपवर्ड और डाउनवर्ड लग रही है। अपवर्ड लेट से 100 लग रही है, डाउनवर्ड आपके पास लेट से 120 लग रही है। तो आप एफ एन जो नेट फोर्स होती है वो अलग से निकालें पहले, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर जो एफ इज इक्वल टू एम ए है, दैट एफ इज बेसिकली गोइंग टू बी अ नेट फोर्स। तो नेट फोर्स आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस फोर्स माइनस वेट, जो आज आपके पास आ जाएगी 100 माइनस 120, तो आपके पास 20 न्यूटन माइनस 20 आपके पास नेट फोर्स होगी। वो खैर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर्मूले में जो ये एफ है, ये ओवरऑल फोर्स हमने यूज करनी है। तो उसके लिए यू हैव टू फर्स्ट फाइंड द नेट फोर्स, बिकॉज देर आर मैनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। और एक्सेलरेशन जो होती है, दैट रिजल्ट्स एज अ कंबाइंड एक्शन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। है तो कंबाइंड एक्शन की वजह से। ये तो नहीं ना कि सिर्फ वेट की वजह से एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, भाई उसका भी तो थोड़ा सा काम है। जो ऊपर की तरफ पुश कर रही है उसको रेजिस्टेंस फोर्स, उसकी वजह से भी काम है। तो नीचे की तरफ 20 न्यूटन की रिजल्टेंट बन। नेट फोर्स का एक और नाम क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स। करेक्ट। Yes. तो नेट का ओवरऑल मतलब होता है कि हम कह सकते हैं ओवरऑल फोर्स या टोटल फोर्स या सारी फोर्सेस या कंबाइंड फोर्सेस। So to solve problems with multiple forces, you first have to add up all the forces to get a single net force. And before you can calculate any resulting acceleration. जैसे कि आपको सारी फोर्सेस को ऐड करना है। अब एक फोर्स 10 न्यूटन लेफ्ट पे लग रही है, लेफ्ट वाली फोर्सेस को माइनस साइन दे, राइट वाली फोर्सेस को प्लस साइन दे दे। तो आपने देखिए -10 न्यूटन और एक है 30 न्यूटन।
इनको ऐड कर दें आपस में, -10 + 30, तो आपके पास आंसर आएगा +20। ये अब आप आगे फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं इन योर F इज इक्वल टू F is equal to m. A। Okay. तो ऑलवेज यू नीड द रिजल्टेंट फोर्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट। चलिए ट्राई करें क्वेश्चन, नहीं होगा फिर मैं बताता हूँ। A cart rolls down a ramp using a spring scale. You measure a net force of 2 newtons, 2 newtons pulling the cart down. The cart has a mass of 500 grams. Calculate the acceleration of the cart. F is equal to ma. एक सेकंड में बताता हूँ आप, ये तो नीचे लिखा हुआ है आंसर। नहीं नहीं नहीं, लिखा नहीं हुआ, सॉरी, नहीं 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 नहीं, ये ना करें, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। सो व्हाट इज कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। एम उधर आ जाएगा तो एफ ओवर एम इज इक्वल टू ए। तो एफ है हमारे पास 2 एंड 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 होता है, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 4 होता है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। सही बताया सर? हाँ जी बिल्कुल सही था। सो देर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ द सेकंड लॉ। एक हो गया ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, फिर हो गया एफ इज इक्वल टू एम, और फिर आप मैथ निकाल सकते हैं एफ ओवर ए करके। here you can find the acceleration, F is equal to ma से आपको मिलेगा नेट फोर्स, और मास आपको मिलेगा फ्रॉम F ओवर A। और आपको यूनिट्स इन सब के अब याद हो गए होंगे। A is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, F would always be न्यूटन्स, और मास हमेशा केजी में होगा। हाउ डू यू कन्वर्ट ग्राम्स इनटू केजी? डिवाइड बाय क्या कहते हैं, ग्राम्स इनटू केजी या केजी इनटू ग्राम्स? ग्राम्स टू केजी। डिवाइडेड बाय वो 1000। गुड। तो डायनामिक्स जो हमारे चैप्टर का नाम है, डायनामिक्स का क्या समझ आता है सुन के? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज डायनामिक्स? Dynamics refers to problem involving motion. और मोशन कितनी किस किस चीज की वजह से होता है, उस चीज की मास, इनर्शिया, स्पीड, फाइनल स्पीड, फोर्स, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, इन सब को कंबाइन करके यू हैव अ डायनेमिक्स। हम कहते हैं इस गाड़ी की डायनेमिक्स। ठीक है, डायनेमिक्स उस गाड़ी का क्या मतलब होता है? उसकी इंजन फोर्स कितनी है, उस गाड़ी का वेट कितना है, उस गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी है, क्या है गाड़ी की डायनेमिक्स। उस इंजन कितना पावरफुल है, डायनेमिक्स होती है गाड़ी की। These are the refers to the problems involving motion. In dynamics problems, the second law is often used to calculate the acceleration of an object when you already know the force and the mass. तो डायरेक्शन कैसे पता लगती है एक्सेलरेशन की भी, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा है। हमें पता है कि स्पीड इंक्रीजेस when the net force is in the same direction as the motion, और स्पीड डिक्रीज कब करेगी, जब द नेट फोर्स इज ऑपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, उसका मोशन की डायरेक्शन यही है और उसकी फोर्स की डायरेक्शन भी ये है, तो स्पीड इंक्रीज करेगी। लेकिन लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, उसके मोशन की डायरेक्शन नीचे है, लेकिन फोर्स नीचे नहीं ऊपर लग रही है, तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी। डिग्री। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन होगी, वहां पे एक्सेलरेशन भी होगी। फर्क क्या है? there's a positive acceleration and then we have a negative acceleration। एक्सेलरेशन तो दोनों केसेस में वहां पे स्पीड बढ़ रही है जल्दी से, वहां पे स्पीड कम हो रही है तेजी से। सो here यू कैन सी दैट दोनों केसेस में बॉल नीचे आ रहा है, ठीक है ना। ये बॉल रोलिंग डाउन हिल है, इसकी स्पीड नीचे लग रही है, नेट फोर्स भी इधर लग रही है, एक्सेलरेशन भी इधर लग रही है, सो वी हैव अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब ये अपहिल जा रहा है लेट्स से, तो इसकी एक साइड पे यू कैन सी अगर नेट फोर्स इधर है और वो ऊपर जा रहा है, बॉल की डायरेक्शन ऊपर है, नेट फोर्स इधर है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगी आपके पास। So we often use positive and negative numbers to show the direction of force and acceleration. A common choice is to make velocity, force and acceleration positive when they point to the right। ज्यादातर एक ट्रिक यही होती है, मैंने पहले ही बताई है,
कि जो जो चीज राइट पे पॉइंट कर रही हो ना, उसको हमेशा पॉजिटिव साइन दे दिया करें अपनी आसानी के लिए, और जो जो चीजें लेफ्ट पे पॉइंट कर रही हैं उसको नेगेटिव साइन दे दें। जरूरी नहीं आप ये रूल फॉलो करें, लेकिन दिस इज अ रूल कि हम सब स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये यूज करो। अगर आप इसको पॉजिटिव दे दो और इसको नेगेटिव दे दो, तब भी आंसर पता आएगा वही, साइंस इधर उधर करके। बस आसानी के लिए याद रहता है ना कि राइट एक सही है, राइट सही चीज होती है, लेफ्ट गलत चीज होती है, तो आप इस तरह करके याद रख लो। तो ये ट्रिक यूज करेंगे, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, मोमेंटम, तो वर्क एनर्जी पावर, तो मैग्नेटिज्म के चैप्टर्स A2 के अंदर हर जगह ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना। ठीक है जी। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या समझ आती है? एक सेकंड सर। The people are pulling on a wagon applying forces of 100 Newton and 50 Newton and 200 Newton. Determine the acceleration and the acceleration and the direction the wagon moves. The direction the wagon has a mass of 25 kilograms. Minus 250, 200. ठीक है। और mass है 20 the wagon F is equal to ma, F is equal to m and a। तो हमारे पास है, हमने निकालना acceleration, acceleration निकालनी है। a is equal to f is equal to m a है ना। a is equal to क्या कहते हैं f over m, 50, 25 2। सर लेफ्ट पे जाएगा और -2 मीटर पर सेकंड इसकी एक्सीलरेशन है। सही नहीं बताया? बिल्कुल सही बताया, ये तो तेज कर दिया। ठीक है, -2 हो गया आंसर। तो फाइंडिंग फोर्स फ्रॉम एक्सेलरेशन, wherever there is acceleration there must be also force. Any change in the motion of an object results from acceleration, therefore any change in motion must be caused by the force. कोई भी मोशन चेंज होता है मतलब कि उसके अंदर एक्सेलरेशन थी, मतलब कोई भी मोशन चेंज हुआ उसका वही ऑटोमेटिकली मतलब ये भी होगा कि फोर्स ने ये काम। तो क्या था ये फ्री फॉल मोशन, कुछ याद है? और इसके अंदर मुझे ये याद करके बताएं कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी लग रही थी और ये क्या चल क्या रहा था पूरे उस सफर में फ्री फॉल के। फ्री फॉल। हाँ जी, कौन सी अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रही? वो ग्रेविटी। हाँ हाँ, ठीक है, क्या क्या था वो पैराशूट वाला कहानी? वो ये था कि एक सेकंड में बताता हूँ, मुझे याद करने में। व्हाट वर द टू फोर्सेस? एयर रेजिस्टेंस एंड द सेकंड वाज एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी शायद। एयर रेजिस्टेंस थी एक और एयर दूसरी मुझे। रेजिस्टेंस और वेट, ग्रेविटी को वेट ही कहते, ठीक ओ वही ना, वेट हो गया वही। है। तो सही एयर बता। रेजिस्टेंस की डायरेक्शन ऊपर थी, अगेंस्ट द मोशन। जी, एयर रेजिस्टेंस के ऊपर थी और ग्रेविटी के नीचे थी। ठीक है, तो टेल मी, हाउ वर द अनबैलेंस्ड फोर्सेस affecting the acceleration of the parachutist? एक्सीलरेशन को वो क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्सीलरेशन को कम कर रहे थे। अच्छा, कम कैसे, किस केस में कर सकती है कि कौन सी फोर्स ज्यादा होती है कि एक्सेलरेशन कम होती है, और कौन सी फोर्स अगर ज्यादा होती एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होती तो है? कम हो जाती और अगर वेट हम्म ज्यादा होता तो ज्यादा हो जाती एक्सीलरेशन। ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ योर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। हमने इन प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, एज लर्न इन एन अर्लियर चैप्टर, फ्री फॉल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन in which the only force acting upon an object is gravity. Objects that are said to be undergoing free fall are not encountering a significant force of air resistance. They are falling under the sole influence of gravity. And under such conditions, all objects will fall with the same rate of acceleration regardless of their mass. But why? क्योंकि हमने पढ़ा था, consider the free falling motion of a 1000 kg baby elephant and a 1 kg overgrown mouse. तो here that is the same example, वो सारा मैंने आपको बताया था, इनकी acceleration तो सेम ही होगी, फोर्स होगी, फोर्स एक के ऊपर 1000 न्यूटन, एक के ऊपर 10 न्यूटन, मैथ के हिसाब से लगेगी, तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन विल स्टिल बी द सेम, और वो दोनों एक ही एक्सेलरेशन से गिरें क्योंकि उनका जितना मैस है
उसी मैथ्स के हिसाब से उनपे फोर्स भी उतनी ज्यादा लग रही है, तो तब भी डिवाइड करके आंसर आपके पास फिर भी दोनों केसेस में क्या आ रहा था, 10। उसके मैथ्स के हिसाब से उसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगी है, इसके मैथ्स के हिसाब से उसके ऊपर 10,000 न्यूटन की एक फोर्स लग रही थी, बट द एक्सेलरेशन रिमेन्स द सेम है। तो ये है वो फेमस मार्क्स स्कीम। ये जो 3-3 नंबरों के आपके पास सवाल आते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑन द फ्री फॉल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने 2 दफा करवा चुका हूँ मैं क्लास में, अब दोबारा इसको देखते हैं। If Newton's second law were applied to their falling motion and if a free body diagram were constructed, then it would be seen that a 1,000 kg baby elephant would experience a greater force of gravity. This greater force of gravity would have a direct effect upon the elephant's acceleration. It might be thought that the 1,000 kg baby elephant would accelerate faster, but acceleration depends upon two factors, force and mass. भाई उस बॉडी का mass भी इतना था कि उसके ऊपर net force भी ज्यादा पड़नी थी। सो इफ ऑब्वियसली अगर उस चीज का ज्यादा mass था, मतलब उसका inertia भी ज्यादा है, मतलब उस पर इन्वर्सली फोर्स भी ज्यादा ही पड़नी थी, और उसी हिसाब से फिर आपके पास एक्सेलरेशन आती थी। तो रेशियो जो था, रेशियो ऑफ फोर्स टू मास, वो सेम था दोनों का, माउस का भी और एलिफेंट का भी। रेशियो ऑफ फोर्स टू मास का मतलब कि फोर्स ओवर मास का जो रेशियो होता है वो सेम था दोनों का। ठीक है, रेशियो इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। हैं तो दोनों मतलब ग्रेविटी में, अगर आप दोनों के रेशियो को इक्वल कर दो तो दोनों की ग्रेविटी एक ही है, 9.8 न्यूटन, एंड दैट इज देयर एक्सेलरेशन, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। The gravitational field strength is a property of the location within Earth's gravitational field and not a property of the baby elephant nor the mouse. All objects placed upon Earth's surface will experience the amount of force 9.8 Newton upon every 1 kilogram of mass within the object. Being a property of the location within Earth's gravitational field, not a property of the free falling object, they will all experience the amount of force per mass. मतलब कि पर mass के हिसाब से वो सारे अपनी अपनी force करेंगे, एंड इट्स गोइंग टू रिमेन, तो एक्सेलरेशन आपके पास तब भी कांस्टेंट रहती है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस, बहुत इजी से हैं ये सारे, आप से हो जाएंगे। इनको आपने ट्राई करना है अभी के अभी, ये मैं लेक्चर आपको व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, और इक्विलिब्रियम फिर हम कल वाली क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे, योर सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। इसके अलावा टेस्ट आपने स्टार्ट किया हुआ है? जी मैं अभी बैठ के करने